नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। न्यूज चक्र के खास प्रोग्राम धड़कन में आप सभी का स्वागत है। धड़कन एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप रूबरू होंगे ऐसी शख्सियत से जिनका दिल धड़कता है शहर के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए। जी हां, और आज ऐसी ही एक शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, शहर के जाने माने समाज सेवी, शिक्षाविद, एडवोकेट अशोक कुमार बंसल जी। अशोक कुमार बंसल जी से इंटरव्यू शुरू करें इससे पहले ले चलते हैं आपको फ्लैशबैक में और दिखाते हैं वह कहानी जिसके बलबूते आज अशोक बंसल जी इस मुकाम पर हैं। चलिए। यह बात 1947 की है, जब लाखों परिवार भारत से पाकिस्तान गए तो लाखों पाकिस्तान से भारत आए, अपना घर, अपना कारोबार छोड़कर। यह दुनिया का सबसे बड़ा बंटवारा, सबसे बड़ा विस्थापन था, जिसने लाखों लोगों को अपने ही घर में, अपने ही देश में बेगाना बना दिया था। कोटपुतली के एक परिवार का भी उस समय कारोबार लाहौर में था, परिवार भी था, और जब बंटवारा हुआ तो कारोबार वहीं छूट गया और परिवार एक झटके में सड़क पर आ गया। परिवार की जान की सलामती के लिए सेठ मीनाराम चौधरी कोटपुतली आ गए। लाहौर से जैसे तैसे रेवाड़ी के रास्ते कोटपुतली पहुंचे। सेठ मीनाराम चौधरी के पास अब कुछ भी नहीं था। परिवार का गुजर बसर करने के लिए काफी संघर्ष किया। उस समय उनके छोटे बेटे हंसराज की उम्र कोई 15 साल थी। 15 वर्षीय हंसराज का दिमाग व्यापार में अच्छा चलता था। परिवार के भरण पोषण के लिए काफी कुछ जिंदगी से जद्दोजहद भी की, लेकिन गरीबी और बेबसी के सामने एक ना चली और अंततः चाय की दुकान परिवार के भरण पोषण का सहारा बनी। इसी दौरान महज 33 वर्ष की उम्र में जीवन से संघर्ष करते हुए 1964 में मीनाराम चौधरी के छोटे बेटे हंसराज ने दुनिया से विदा ले ली। अब जिम्मेदारी हंसराज के बेटे सत्यनारायण व अशोक पर थी। उम्र छोटी थी तो दोनों स्कूल भी जाते और दुकान भी संभालते। जिम्मेदारी के बोझ ने ऐसी पढ़ाई कि वही अशोक आज अशोक बंसल जी हैं, जिन्हें आज पहचान की जरूरत नहीं बल्कि जिनसे आज शहर की पहचान है। 10वीं तक कोटपुतली के राजकीय सरदार स्कूल में पढ़े अशोक बंसल आज हंस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के मालिक हैं। 1978 में कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1 जनवरी 1979 को अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले अशोक बंसल ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1990 में बंसल ने जब देखा कि शहर में पर्यटन के लिहाज से होटल का अभाव है, तो कोटपुतली में राजधानी टूरिस्ट मोटल यानी RTM की स्थापना की और फिर 1996 में हंस इंटरनेशनल स्कूल की। और आज यह शख्सियत हमारे साथ हैं आपसे रूबरू होने के लिए, अपने अनुभव साझा करने के लिए। सर, स्वागत है न्यूज चक्र में आज आपका। थैंक यू। और एक प्रोग्राम जो चलाया हमने धड़कन, जी, एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे हम रूबरू करवाना चाहते हैं शहर के जो गणमान्य नागरिक हैं, जो या जो नई पीढ़ी है उसको एक मुकाम मिले, एक नज़रिया मिले कि देखने का कि समाज को कि किस तरह से हमारे बुजुर्गों का जो अनुभव रहा है उससे साझा करने का। तो आपसे जानना चाहेंगे कि सर कि आप आज जहाँ हैं वहाँ तक कैसे पहुँचे? देखो, अभाव तो हमारे जीवन में थे ही बचपन में। तो पिताजी का देहांत हो गया था। 5वीं क्लास में वो पढ़ा करता था। भाई था मेरा बड़ा, वो 6वीं क्लास 5वीं क्लास पढ़ा करता था। मेरे 7 साल की थे। पिताजी 33 साल की उम्र उनकी दुकान चलाते थे चाय की। कोई पूर्वजों की हमारे पास संपत्ति नहीं थी, कोई दूसरा आमदनी का जगह नहीं था। बस उस दुकान पर फिर चाय मेहनत करते करते 10वीं क्लास पास किया। फिर भाई ने छोड़कर 8वीं दुकान पर बैठ कर चाय का धंधा करते रहे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि एक साधारण परिवार से उठ करके आज बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, होटल हैं। तो क्या कुछ कहना है, क्या क्या है अपने पास में और किस तरह से अर्जित किया, क्या संदेश देना चाहिए? देखो, 2 बात मेरे जीवन में बड़ी प्रभावित की। वो एक बात ये थी, बुजुर्गों से सुनता था मार्केट में, उसको चाहे तो बड़े बड़े बुजुर्ग मिलते थे। मेरे पिताजी
कि जितने भी साथी लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे शिक्षाएं देते थे किस तरह से आपको जीवन है, तो वो ये कहते थे कि बेटे जो भी कुछ कमा रहे हो, 10 रुपये रोजाना भी कमा रहे हो, तो उसमें से कुछ तो बचत करके आप रखना है, बचत करना। उसमें एक तो ये सिद्धांत मुझे बहुत अच्छा लगा था, और दूसरा ये था कि मेहनत करो, मेहनत से सब कुछ हासिल हो जाएगा। तो मुझे कहते थे चाय की दुकान में बैठे बैठे तन मन से करो, कोई खेल ना हो, सब बंद कर दो, आप ये लोग, भगवान तुमको आगे बढ़ाएगा। ये मुझे कुछ लोग, हमारी माँ बाप, बुजुर्ग लोग और साथी लोग, मेरे पिताजी, दोस्त लोग शिक्षा दी। हम इसी पैटर्न में चले, जुझारू रूप से मेहनत की, खूब मेहनत करते। सुबह दुकान पर 4 बजे 5 बजे चले जाते थे, दुकान पे 11 बजे आते थे, फिर कॉलेज स्कूल चले जाते थे, कॉलेज चले जाते थे, फिर वापस 5 बजे आकर रात को 10 बजे तक काम करते थे। ये मेहनत का ही परिणाम था, और सोच तो डेवलप हो ही जाती है फिर बाद में। देर मेहनत करने वाले आदमी को मैं सारी दुनिया को देखता था। मोदी जी भी चाय बेचते, देखो मोदी जी ने चाय पीछी नहीं जीती हुई तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने जो चाय बेची है, ये तो यहाँ के मुझे तो जो मेरे साथी लोग हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, साथी का चाय बेची है। मैं बीकॉम जब यहाँ कोटकुंडी कॉलेज से बीकॉम किया, उस वक्त मैं आखिरी चाय बनाकर छोड़ दिया था, भाई अब मैं छोड़ूंगा, मैं जयपुर जाऊंगा, लॉ करूंगा, पढ़ाई करूंगा आगे, मेरा ध्येय कुछ बनने का है, इस समाज को बताऊंगा हाँ मैं पढ़ लिख कर कुछ तैयार हो गया हूँ, ये मेरा ध्येय था। इस तरह से चाय बेचकर निश्चित रूप से दिमाग में लालसा थी कुछ बड़ा बनना है। लोगों को जब प्रताड़ित होते थे, लोग हमको अछूत के तरह देखते, हमारे समाज के लोग अछूत देखते थे, यार इनके पास क्या गरीबी है, गरीब है ये पास क्या है, तो लोग व्यक्ति थी, तो मन में एक मकसद, एक जनून बना लिया था कि हाँ हमको पढ़ना है, कम खर्च में अपना काम चलाना है। इस तरह के भाव करते हैं, बस मेहनत करते रहे, पुरुषार्थ करते रहे और ईमानदारी से रहे, सबको विनम्र रहे, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की हमने, और यही आधार थे। और बचपन में से शायद 1 रुपया बचत करनी दो तो बचत करनी ही नहीं, तो बचत करने की बचत की आप चर्चा कर रहे हैं, और बचत ही एक जरिया है जीवन को अच्छे से ढंग से अगर जीना है तो बचत को जीवन में उतारना होगा। आपने ना केवल इसको उतारा बल्कि एक अच्छा आधार आपने तैयार किया कि जिस तरह से और इस मुकाम पर आप पहुंचे। आप लगातार राजनेताओं के संपर्क में रहे हैं, तो आपकी शैक्षणिक यात्रा और जो है राजनीतिक यात्रा अगर कहें तो किस रूप में चली? राजनीतिक यात्रा के 1982 में मैंने नगर पालिका का चुनाव लड़ा, और मैं नगर पालिका चुनाव में पार्षद बन गया। अच्छा, पार्षद भी रहे? पार्षद रहा हूँ मैं, और बहुत अच्छा कार्यकाल चला हमारा पार्षद में। हम 7 तो वकील थे कोटकुंडी क्षेत्र में उस वक्त। अब नगर परिषद हो गई? अब नगर परिषद हो गई। उस वक्त बुद्धाराम जी सैनी चेयरमैन थे संस्था के। 5 साल में 6 साल में हमने सर्वसम्मति से कार्य किया। कोई भी कार्य नगर पालिका में प्रस्ताव ऐसा नहीं था कि जो निर्णय सर्वसम्मति से हुआ, वोटिंग नहीं हुई इस पर, सर्वसम्मति से बात किया। और उस वक्त हमने बहुत विकास के कार्य किए, गरीबों को बहुत किया, बहुत पट्टे दिए हमने जहाँ जरूरत है। लेकिन हमारी एक ही कोशिश रहती थी कि जरूरतमंद को इस सुविधा से पहुंचनी चाहिए नगर पालिका से। आज बंसल जी जब बात करें तो कहीं भी जैसे स्कूल में पहुंच जाते हैं, जहाँ कहीं कुछ जैसे सर्दियां चल रही हैं तो स्वेटर बांटनी है, टिफिन बांटने हैं या मोजे बांटने हैं, खुले हाथ से दान करते हैं, क्या कहेंगे? देखो मैंने गरीबी देखी है, गरीब अगर किसी मुझे मेरे को प्रेम है या मुझे दर्द है, किसी को देखता हूँ तो मेरी भावना हो जाती है। मुझे आत्मा में ये आता है कि मैं कुछ लोग सेवा करूँ, और ये इस तरह से करने से मुझे आत्मिक सुख मिलता है। मेरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि अगर मैं किसी को जरूरत है कुछ सेवा कर सकूँ, उससे मुझे आत्मिक सुख मिलता है। आध्यात्म भी कहता है कि इस आदमी को अपन दिया है, बहुत कर्ज लेकर हम पैदा होते हैं, सभी व्यक्तियों का हमारे ऊपर ऋण होता है, बहुत से लोग हमारी ऊंचा उठाने के लिए मदद करते हैं, तो हमारा भी सामाजिक दायित्व बन जाता है, नैतिक दायित्व भी है। कमजोर आदमी की सेवा करें हम, ये जरूरत है। मैं कमा रहा हूँ तो कुछ पैसा गरीबों के लिए भी निकालना चाहिए। आमतौर पर हर आदमी सामाजिक जिम्मेदारी के लिए कमाता है, परिवार के लिए कमाता है। अगर आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करूँ तो क्या कुछ है? देखो पारिवारिक दृष्टि से मैं आपको बताऊं कि मेरा परिवार बहुत सुखी परिवार है। मेरी पत्नी है, घर में मेरे 4 बच्चे हैं, बच्ची भगवानी भी, 4 बच्चे योग्य हैं। एक बच्चा मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक बच्चा IAS है, और एक बच्चा मेरा होटल लाइन को संभालता है, एक बच्चा मेरा एजुकेशन लाइन को संभाल रहे हैं। पंकज तो IIT करके आया, वो पावटा कॉलेज संभाल रहा है, कुछ वेबसाइट भी चलाता है। इस तरह से सब मतलब अपने धंधे पर जो है लगे हुए हैं। मैं इस बात में बड़ा सुखी हूँ, परमात्मा ने पोतियाँ नहीं, अब मेरे को बेटी नहीं दी तो पोतियाँ 6-7 पोतियाँ मेरे हैं,
6-7 पोती होगा। तो भगवान जिससे मुझे मेरे पास पैसा नहीं था ना, तो भगवान ने सोचा इस पैसा नहीं है इसके पास, तो मेरे को बेटियां नहीं दी। अब भगवान ने कहा पैसा आ गया तो तेरे को पोतियां दे देता हूँ, तो हमारे को पोतियां नहीं। तो मैं तो भगवान कहता हूँ, भगवान जो फैसला करता है ना मेरा अनुकूल करता है। कभी भी जो मांगा वो मिला है। वो मांगा जो वो जरूरत है जो मुझे अपने आप दे देता, मैं मांगता भी नहीं। मेरे अंदर खासी, मैं तो परमात्मा से बात ही करके कहता हूँ, परमात्मा मुझे ये चीज की जरूरत देख ले तो दे दे तो। और मैं तो कहूँगा मुझे बहुत पक्का विश्वास है परमात्मा बिल्कुल चाहता है। वो कभी किसी का दुख तो दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। अगर दुख दे तो लोग क्यों जाए भगवान। हर सफल आदमी के पीछे जो है उसकी पत्नी का हाथ होता है। पत्नी का तो देखो, पत्नी तो शादी वादी होने के बाद है, लेकिन सबसे बड़ा मैं मानता हूँ मेरी माँ का हाथ है मुझे आगे बढ़ाने। उसकी जो दुआएं थी, उसकी जो शरीर छोड़ के जा रही थी, आखिरी में लगभग शिकायत हुई, तो उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया, बेटा भगवान करे तो खूब तरक्की करो, खूब करो, मेरे भाई को खूब तरक्की करो। तो मुझे अभी भी याद आते हैं, गला बन आता है मेरे भाई। वहाँ लकवे से मैं मिलकर जा रहा था, वहाँ मैं जा रहा हूँ जयपुर तारीख ही जयपुर जाना था मुझे। तो आखिर में मुझे यही प्रेम करके गई। उसके बाद वो कोमा में आ गई थी। उसके बाद बात मेरे पास वो मेरा बहुत ख्याल रखा, हमारी बहुत सेवा की। पिताजी के गुजरने के बाद हमको बड़ा मेरी माँ ने किया, और मैं तो दादी भी याद आती, उसने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया। मैं तो सारा श्रेय मेरी दादी को, मेरे पास को देता हूँ। जीवन में माँ का क्या योगदान होता है, बंसल जी ने भी माँ को याद किया और माँ के बारे में एक विस्तृत जो उन्होंने जो कहे शब्द, वो अपने आप में एक अलग ही आभार रखते हैं माँ के प्रति सम्मान रखते हैं। सर, अब बात करें कि आप हम जहाँ खड़े हैं, ये कॉलेज भी है, स्कूल भी है यहाँ, और बहुत सारे बच्चे यहाँ एजुकेशन लेते हैं। उनको क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप न्यूज़ चक्र के माध्यम? मैं संदेश ही देता हूँ। देखो, कोई भी व्यक्ति, मेरा मानना है, कोई भी व्यक्ति अगर अपने कर्म में मेहनत करता है, पुरुषार्थ कर, जो भी उसका टारगेट है उसके लिए अगर मेहनत करता है और उसको जुझारू है, उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुझारूपन और कड़ी मेहनत, दो चीज अगर आदमी करने लग जाए तो कोई बड़ा ऐसा लक्ष्य नहीं जिसको प्राप्त नहीं किया। मैं तो बच्चों से सबसे कहता हूँ, खेलो, और जितनी मेहनत, खेल आज के जमाने में, इस समय इस जमाने में वर्तमान परिस्थिति में खेल करना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह से डिप्रेशन चारों तरफ बढ़ रहा है, प्रकृति रुष्ट है, प्रकृति बीमारियां तरह तरह की आ रही है। बच्चे खेलना, मैं बच्चे से पहले पूछता था, पढ़ कर आए, क्या क्या पढ़ के आए, तो बच्चों से ये अब ये पूछना चालू कर दिया, आज कितनी दौड़ लगा के आए, कितना खेल कर आए। ये पहले प्रश्न पूछता हूँ कि खेलने से जो वर्तमान में वातावरण खराब, पर्यावरण खराब हो रहा है, खान पान हमारा खराब हो रहा है, ये सब खेलने से, शारीरिक श्रम करने से इसमें सुधार आता है और बच्चे का दिमाग दौड़ता है। बात करें, आपने जैसे मेहनत और खेलों की बात की है, तो जानना चाहेंगे कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल किस प्रकार रखते हैं, क्योंकि जब मेहनत की बात आती है तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी होता है। और हमने बीच में देखा है कि आप काफी हेल्दी भी हो गए थे, लेकिन आप जैसे फिट नजर आ रहे हैं, तो क्या कुछ किया आपने? देखो, मैं बताऊं विकास जी, मेरी बीमारी तक के मैं शुरू से बचपन से बीमार हूँ। नहीं मानिए आप, मेरे को एलर्जिक प्रॉब्लम, एलर्जी का सतमा था शुरू से। जब मैं बेहतर थे तो मैं 13, 14, 15 साल का था, जब से मुझे एलर्जी का सतमा था। लेकिन योग प्राणायाम, जब जयपुर में योग और प्राणायाम सीखा मैंने, जो बाबा रामदेव जी तो बहुत बार में कराने लगे, उससे पहले जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी योग करता था, तो मैंने 76-77 निरंतर प्राणायाम करता हूँ और अपने खान पान पूरा ध्यान रखता हूँ, और उसी का परिणाम है। थोड़ा लापरवाही कर देता हूँ, कहीं बाहर जाना पड़ता है, टूर में जाना पड़ता है, फिर थोड़ा बीमार हो जाता हूँ, फिर योग के द्वारा ठीक हो जाता हूँ। थोड़ी दवाइयों का सारा, थोड़ा योग का सारा, थोड़ा आध्यात्मिक का सारा। अब तो आध्यात्मिक से बहुत बड़ी ताकत मिलती है। बिल्कुल, मैं यही पूछने वाला था कि अध्यात्म से को कितना मानते हैं आप? मैं ब्रह्मा कुमारी जाता हूँ, और वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है, और कोई भी बीमारी हो, अगर मैं ध्यान में योग में बैठते हैं तो मेरा शरीर स्वस्थ होता नजर आता है। और परमात्मा ये कहता है कि मेरा ध्यान करेगा, मुझे याद करेगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरा मन भी ठीक हो जाएगा, तेरा शरीर भी ठीक हो जाएगा, तेरी बुद्धि विवेक भी जागृत हो जाएगा परमात्मा के ज्ञान से। काम केवल काम, इससे काम नहीं चलता। इसके लिए आमोद प्रमोद मनोरंजन भी जरूरी है। आपके मनोरंजन के साधन क्या है? मेरे मनोरंजन के साधन तो परमात्मा का सुबह ही घंटा बोधि का भाषण करना,
योग प्राणायाम की विद्या सीखना और सिखाना, यही मेरा एक खेल रहा है। बाकी योग करना, थोड़ा वॉकिंग करना, 1 घंटा वॉकिंग करना डेली मेरा नियम है और महीने में 20 दिन इसको पूरा करता हूँ। यही मेरी राज है इसका। अगर बात करें स्कूल की, तो स्कूल की नींव रखी कहाँ से गई, कब आपने इसकी शुरुआत की? आपने सही प्रश्न पूछा। मैं क्या कहूँ कि मैं कई प्रतिभा जो है ना, कई कार्य मेरे द्वारा संचालित हो रहे हैं। मेरी लाइनें नहीं रही, पहले टैक्सेस में करी, फिर होटल लाइन में आ गए। उस होटल लाइन में जब किया तो गवर्नमेंट का जो वो खुला था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जब स्कीम आई थी, तो कोटपुतली में 20-30 सीमेंट प्लांट लगे थे, मिनी सीमेंट प्लांट लगे थे। उसमें जो अधिकारी आते थे, बच्चे आते थे, उनके बच्चे आते थे, तो उनके सामने इंग्लिश मीडियम स्कूल की बहुत बड़ी समस्या थी। वो मुझे बार बार कहते थे, बंसल जी आप सक्षम हो या कोटपुतली में इंग्लिश स्कूल खोलो आप। बस मेरे दिमाग में यार वास्तव में है, मैं हमारे शिक्षा मिला, राय लिया, मशवरा लिया और हाथों हाथ मैंने इस प्लांट को इम्प्लीमेंट कर दिया। तुरंत प्रभाव से मैंने 9 महीने के अंदर स्कूल की बिल्डिंग बनाकर स्कूल की कक्षाएं चालू कर दी। और सबसे पहले बसों की सुविधा जो कहीं नहीं थी कोटपुतली में, सबसे पहले एक बस चलाई तो हमारे यहाँ से स्कूल में ये बसें चली जो दूर दूर से बच्चों को लेकर आते थे और उनको यहाँ की शिक्षा पाते थे। लोग एक बिजनेस में, एक काम में अगर वो चलता नहीं है तो हताश हो जाते हैं। आप अलग अलग इतने चला रहे हैं, इतना आत्मविश्वास लाते कहाँ से? मैं यही कहता हूँ कि ये सब देन जो है ना, हमारे पास जो वर्कर्स आते हैं, उस करके वर्कर्स आते हैं, जो प्यार हमारे वर्कर्स को हमारे द्वारा मिलता है, हमारे कलीग्स के द्वारा मिलता है, वो जो मोटिवेशन उन लोगों को मिलता है, उससे हमारे कर्मचारियों को सबसे बड़ा सीख जाता है। जो काम करते हैं उनको सीख जाता है। और फिर मैं तो कहूँगा कि ये आदमी की बस की बात नहीं है काम धंधा करना। ईश्वर का जब तक ऊपर से सहयोग मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है ना, जब ये काम धंधे करते हैं। मैं तो कहा मानव के हाथ की बात थोड़ी है। हाँ, प्रबंधन करना पड़ता है, अच्छे कर्मचारी को सिलेक्शन करना पड़ता है, फिर आप पूंजी लगानी पड़ती है, लेकिन उसके बाद आशीर्वाद तो परमात्मा का है। तो मैं कई बार तो महसूस करता हूँ, कई तरह तो मैं चलते यार कौन चला रहा है इन सब चीजों को, तो देखा भी आता है परमात्मा का पूरा हाथ हमारे ऊपर वो चला रहा है। मेरा जीवन ही परमात्मा के पीछे है। इतना बीमार होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ परमात्मा ही जीवन कर रहा है। मैं अकेला आदमी क्या क्या कर सकता था, लेकिन लोगों का सहयोग रहा, सहयोग की वजह से मुझे प्यार मिला, बहुत लोगों का प्यार मिला मुझे, उसी का परिणाम है। ये सब चलता है, अच्छा चलता है। एक बार फिर से आपको शहर की तरफ लौट के लेके आना चाहूंगा कि शहर में जहां आज नगर परिषद हो गई है और तेजी से विकास के कार्य हो रहे हैं, सड़क विस्तारीकरण काम हो रहा है और बताया जा रहा है कि जिले की दहलीज पर है, जिला भी बस घोषित होने वाला है। ऐसे में आप किस रूप में देखते हैं शहर के इन विकास कार्यों को और क्या कुछ कहना चाहते हैं कि कैसा हो आपका शहर आगे? देखो, मुझे मेरे शहर से बहुत बड़ा प्रेम है। 82 से मैं वार्ड पार्षद बना, तभी से मेरे दिमाग में ख्याल है कोटपुतली एक अच्छा बने। जिले के लिए तो किया ही, अब चल रहा है, मान लो परिस्थितियां बदल रही है, अब जिला बनेगा तो बहुत अच्छी बात है। मोदी जी ने तो यहाँ बहुत कुछ काम किया जिला लेकर, बहुत क्या। मोदी जी के काम को गिनाऊंगा तो आपको बहुत समय लग जाएगा गिनाने में। अब उस को अगर जिला बना देते हैं तो कोटपुतली, मेरा मानना है कि राजस्थान में प्रथम रूप में ही पहला सबसे अच्छा जिला बनकर आएगा। अच्छा होगा, सरकार को बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलेगा, यहाँ अच्छे अच्छे उद्योग लगेंगे, अच्छे अच्छे व्यापारी यहाँ अपने संस्थान खोलेंगे, यहाँ की लोगों की तरक्की होगी, साफ सफाई होगी, सीवरेज लाइन बनेगी। अच्छा रूप में देखता हूँ। अगर कोटपुतली में बात करें बच्चियों के एजुकेशन की, लड़कियों के एजुकेशन की, तो हमारे यहाँ पाना देवी गर्ल्स कॉलेज है, अपने यहाँ को एजुकेशन है, तो कैसी आवश्यकता आज मानते हैं यहाँ की बच्चियों के लिए और क्या कुछ यहाँ होना चाहिए? आपने अच्छा प्रश्न किया। पाना देवी कॉलेज की आपने याद दिला दी तो मुझे मोदी जी की से याद आ गई, मोतीलाल जी मोदी की याद आ गई। पाना देवी कॉलेज की स्थापना के समय की बात है, उससे पहले एलबीएस कॉलेज में कोई घटना घट गई थी। बहुत से पेरेंट्स मुझसे मिले उस वक्त और उन्होंने कहा साहब बंसल साहब आप सक्षम हो, आपका सब तरह से लोगों से जान पहचान है, राजनीति से पहचान है, भैरव सिंह जी शेखावत, राजीव सिंह राठौड़ और ये काफी मंत्रिमंडल में थे जो हमारे आरटीएम आते जाते थे, उनसे उनका ताल्लुकात था राज का। तो उन्होंने कहा आप कोशिश कीजिए कि उस वक्त ललित किशोर जी चतुर्वेदी शिक्षा मंत्री थे। मैं मोदी जी के पास गया, 3 बार मोदी जी के जयपुर बंगले में जाकर मिला और उनसे कहा साहब कोटपुतली चलो और पाना देवी कॉलेज की स्थापना करो गर्ल्स की। तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। मेरी बड़े हताश थे वो, क्योंकि उनकी राजनीतिक रूप से कई बार हार हो चुकी थी विधान कोटपुतली एमएलए के चुनाव में, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं दोबारा मूड देख कर भाग कर वापिस आ गया। फिर दोबारा मैं पीछा नहीं छोड़ा मोदी जी का। मुझे इस बात की जरूर
ध्यान था कि बिल्डिंग में खर्चा सिर्फ एक मोदी जी ही करवा सकते हैं, बाकी हम लोग सक्षम नहीं हैं। सरकार ने 30 लाख रुपए हमसे मांगा, 2 साल का खर्चा जमा कराओ और बिल्डिंग बना कर दे दो, बिल्डिंग आपकी कॉलेज बन जाएगी। आज एजुकेशन के रूप में कोटपुतली में काफी कुछ है। आपने बहुत बड़ा एजुकेशन ग्रुप खड़ा कर रखा है। मैं बात करना चाहूंगा चिकित्सा व्यवस्था की। हमारे यहाँ बीडीएम है, जिला अस्पताल का दर्जा है। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या कुछ और चाहिए कोटपुतली को? एक है, जैसे देखते हैं कि कुछ भी होता है तो एसएमएस की तरफ हम देखते हैं, आज कोटपुतली में क्या कुछ होना चाहिए? भाई कोटपुतली का बीडीएम हॉस्पिटल खुल गया, बहुत बड़ी सुविधा है, सब तरह की सरकार को उनकी फिर भी तकलीफ होती है। जब भी कोई पेशेंट आ जाता है तो उसको जयपुर रेफर कर दिया जाता है। तो इतनी बड़ा जिला स्तर का अस्पताल होने के बाद यहाँ पीएमओ की पोस्ट है, इतने सैकड़ों डॉक्टर हैं, उसके बाद भी करते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारी जागरूकता नहीं है, जनता जागरूक नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि कोटपुतली सामाजिक और राजनीतिक रूप से अभी कमजोर है, आपका क्या नजरिया है? नहीं, कोटपुतली कमजोर किसी मायने में नहीं है। जरूरत है जागृत करने की, लोगों को जागरूक। उस स्वार्थी तथ्य इस कोटपुतली ज्यादा आगे है, कोई अपना अपना स्वार्थ देखना चाहते हैं, राजनीतिक से भी चाहते हैं मेरा स्वार्थ पूरा हो, सामाजिक कार्य भी स्वार्थी वजह से करते हैं। विधायक बनना उनका दिमाग में एक मोटो रहता है, किसी भी तरह तोड़ो मोड़ो कूद डालो और विधायक बनो और अपना घर भरो। वाली पॉलिसी कुछ दिनों से सक्रिय ज्यादा हो गई है। पहले निष्पक्ष सेवा करते, निष्काम सेवा करता था विधायक, विरोधियों को भी काम करता था, समर्थकों का भी काम करता था, और जो काम नहीं होता था गैर कानूनी स्पष्ट रूप से कह देते थे कि कार्य नहीं हो सकता कानूनी थे। आज तो दूसरी हालत है, उसको चिपकाए रखते हैं उससे फायदे लेने के लिए। ये तो पूछो मत, राजनीति बहुत बड़ी गिरावट है कोटपुतली के लिए, क्या सभी जगह है। तो उसी कारण एजुकेशन के मामले में आपका मुकाम तो अद्वितीय है, लेकिन बात करूं कोटा की तो कोटा को एजुकेशन हब कहा जाता है और उसके बाद में अब सीकर को माना जा रहा है कि कोटा की तरह डेवलप हो रहा है। लेकिन कोटा में जिस तरह से बच्चों में आत्महत्या के केस देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था किस तरह से बनती जा रही है? शिक्षा देखो, शिक्षा व्यवस्था में जब तक आपको उसमें नैतिक शिक्षा नहीं जोड़ेंगे प्राथमिक स्कूल से, आप मनुष्य को भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक की बात जब मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो शारीरिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। हम बच्चों को कभी भी मोरल एजुकेशन, नैतिक एजुकेशन, जो पहले गुरुकुल शिक्षा मिलती थी, मनुष्य अपने आप को पहचाने, अपने मन को शक्ति दे। हमारा मन तो कमजोर होता जा रहा है, हमको तो बाहरी दिखावे में, भारी खर्चे में, अथा खर्चे में, सुख सुविधाओं में बच्चों का ध्यान जा रहा है। माँ बाप भी ऐसा रोल कर रहे हैं। बच्चों से मानवीय ज्ञान देना चाहिए, उसको नैतिक मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए, उससे मेहनत करवानी चाहिए ताकि उसका मानसिक विकास हो। मेहनत तो आजकल, श्रम तो बिल्कुल बच्चों के हाथ से निकल गया। श्रम से भी शक्ति आती है, मानसिक तसल्ली होती है। उसको जो तरह तरह के जो मानसिक शक्ति विकास के लिए, हमको पोषण के लिए जो सेल चाहिए, हार्मोन्स चाहिए, उनका डेवलपमेंट ही मेहनत से होता है। जब आप मोटा अनाज खाना चाहिए, और वैसे भी वर्षों से भारतीय मोटा अनाज ही खाते हैं, लेकिन पाश्चात्य के प्रभाव में जैसे हरित क्रांति आई और उसके बाद गेहूं के का प्रयोग बढ़ गया था और अब वापस से मोटे अनाज पर लौट रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि निश्चित रूप से पैकेट बंद? मैं तो निवेदन करूंगा सभी बच्चों के, अभिभावकों के, कोई भी पैकेट बंद का खाना किसी भी रूप में है उसका खाना बंद कर देना चाहिए। बच्चों के लिए जहर है, उनकी आने वाली जब उम्र बढ़ेगी उनको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पैकेट फूड पॉइजन है, जहर है, इन पेस्टिसाइड्स है, ये मनुष्य को जहर दे रहे हैं हम। इसमें जैविक खेती को व्यापार से जोड़ना चाहिए, किसान को उसकी लागत का दाम मिलना चाहिए। चलते चलते कोई ऐसी बात रह गई हो जो मैंने नहीं पूछी और आप कुछ कहना चाह रहे हो? बस इतना ही मैं कहूंगा कि हर आदमी भगवान में विश्वास रखे। भगवान में बहुत बड़ी ताकत होती है, ये वैज्ञानिक रूप से सत्य है। हम कोई भी धार्मिक चीज पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, इससे हमारे मन को तसल्ली होती है। तसल्ली होती है तो हमारे अंदर खुशी आती है। इसलिए धार्मिक चीजों को अपनाना चाहिए, जो हमारे पुरातन चीजें हैं उनको लौटना चाहिए। हमको खुशी, मानव जीवन को खुशी बनाना चाहिए। ये पूरे विश्व को ही, हमको, भारत तो इतना बड़ा महान है जो पूरे विश्व को ही खुश बना सकता है। इतनी संसाधन, इतना ज्ञान है, तो हमें तो परमात्मा पे विश्वास रखना चाहिए। इसे समझा। तो देखिए दोस्तों, आज हमने आपको रूबरू करवाया शहर की ऐसी शख्सियत से जो न केवल सामाजिक रूप से बल्कि आर्थिक और शैक्षणिक रूप से भी सामाजिक भागीदारी रखते हैं, और एक नई प्रेरणा आपको मिली, नया व्यक्तित्व जानने को मिला, और क्या कुछ प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं।
और बहुत कुछ जानने और समझने को मिला है। इसी तरह से अगले एपिसोड में एक अलग शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी। आर्यन फिल्म से अशोक आर्य के साथ मैं विकास वर्मा, एडिटर, न्यूज़ चक्र।